नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर रांची से, जहां नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित लोधमा रोड में 2 लोगों की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंका गया है। और सूचना मिलने के बाद डीएसपी नगड़ी थानाधीश समेत पुलिस बल मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गए हैं। दोनों मृतकों के शरीर पर चोट के निशान हैं, वहीं उनके गले पर भी निशान है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक मृतक के शरीर पर कपड़े नहीं थे। चतरा की सिमरिया पुलिस ने इलाके में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने 5 देसी बम व 2 मोबाइल फोन के साथ गिरोह के 2 अपराधियों को धर दबोचा। अपराधियों की गिरफ्तारी टंडवा रोड स्थित धनगड्ढा घाटी क्षेत्र से की गई है। बरामद बम को मौके पर ही सुरक्षा बलों ने बम स्क्वाड टीम ने के सहयोग से निष्क्रिय कर दिया। इस सूचना का सत्यापन हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया। उस छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए धनगड्ढा घाटी के पास से 2 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। और इन दोनों लोगों के पास से एक वीवो कंपनी का टच स्क्रीन मोबाइल, एक सैमसंग कंपनी का टच स्क्रीन मोबाइल। और देखिए, रामगढ़ में हाथियों का झुंड रजरप्पा मंदिर के पास भुचुंगडी गांव तक पहुंच गया है। फिलहाल 5 हाथियों का एक झुंड भुचुंगडी के निकट भेड़ा नदी के पास है, जबकि दूसरे 5 हाथियों का झुंड मंदिर जाने के रास्ते में जनियामारा जंगल के पास मौजूद है। रजरप्पा मंदिर जाने वाले श्रद्धालु और दुकानदार भयभीत हैं। अचानक से हाथियों का झुंड मंदिर जाने के मुख्य सड़क पर आ जाता है। हाथियों के झुंड में 4 दिन का एक छोटा बच्चा भी है। बीती रात हाथियों के झुंड ने भुचुंगडी गांव में खेतों में लगी आलू और धान की फसल को रौंद दिया था। हाथियों का झुंड दामोदर नदी को पार कर बोकारो जिला चला जाता है, लेकिन फिर यह झुंड वापस रजरप्पा मंदिर क्षेत्र पहुंच जाता है। वन विभाग की कोशिशों के बावजूद हाथियों का झुंड यहां से नहीं भाग रहा है, और जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। छोटका हाथी आधा जान और गढ़वा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का ससुराल वालों पर आरोप लग रहा है। मेराल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां 6 महीने पहले ज्योति की शादी हुई थी। बेटी की शादी के 3 महीने बाद पिता की मौत हो गई, जिसके बाद बाइक और रुपए की मांग को लेकर ससुराल वालों ने ज्योति को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी बीच अचानक बेटी के बीमार होने की सूचना मिली। परिजन आनन फानन में पहुंचे, जहां उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी और ससुराल वाले शव छोड़कर फरार हो गए थे। मौके पर पहुंची मेराल थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं परिजनों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना अंतर्गत रेंजो ग्राम से हत्या की रिपोर्ट आई सामने। उसमें मृतिका के चाचा बाबा नाम के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें दहेज के लिए उनकी पति की ज्योति कुमारी को हत्या करने के बाद उसके ससुराल द्वारा लोग के द्वारा किया गया है। इसमें उसके पति और उसके सास ससुर और देवर पर प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस अभी पोस्टमार्टम और बाकी क्रिया कर रही है, उसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। वहीं देखिए, केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल के मूल्य में कमी किए जाने के बाद अब जनता को राहत देने की बारी झारखंड सरकार की है। लेकिन अब तक झारखंड सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। सत्ताधारी दल जेएमएम ने कहा है कि यूपी चुनाव को लेकर केंद्र की ओर से टैक्स में कटौती की गई है। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि जल्द ही कीमतों पर फैसला लिया जाएगा। इधर विपक्षी दल बीजेपी ने अब तक दाम घटाने में सरकार की विफलता और बहानेबाजी को लेकर जमकर हमला बोला है। इनकी मानसिकता या इनका जो इंटेंशन है वो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने का है। ये तात्कालिक एक रियायत भले ही दिख रही हो, लेकिन जो मंशा है केंद्र सरकार की वो किसी से छुपी हुई नहीं है। उसके बावजूद जो राज्य सरकार यहाँ के लोगों के हितों में, राज्य के हितों में, चूंकि राजस्व की भारी कमी है,
मेजर जो हिस्सा है इस राज्य का खनिज संपदा का, या जो भी जीएसटी के माध्यम से सब केंद्र सरकार ले लेती है। तो वैसे में सीमित संसाधन है राज्य के पास, उसमें जो भी बेहतर हो पाएगा वो निश्चित तौर पर राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार पूरी तरह संजीदा है और हम बहुत जल्द इस इश्यू पर निर्णय ले लेंगे कि हम राज्य में पेट्रोल और डीजल के उत्पाद पे शुल्क को कैसे कटौती करें, ताकि राज्य की जनता की जीवन और जीविका दोनों सुरक्षित रह सके, दोनों खुशहाल रह सके। भैया अब राज्य सरकार जो रोज चिल्ला रही थी, कम से कम जितनी केंद्र सरकार ने कम की उतनी ही यहाँ इसको भी कम कर देते तो राज्य की जनता को बड़ी भला होती। अगर सचमुच में ये लोग जनता के हितैषी होते तो अभी तक तो ये लोग उतनी कम कर ही देते, लेकिन अभी तक ये लोग सोच रहे हैं, अभी तक ये लोग खाली इधर से उधर बातें कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती किए जाने के बाद बीजेपी ने झारखंड सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले शुल्क में कटौती करने की मांग उठाई है। जमशेदपुर में महानगर बीजेपी ने जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र भेजा। दरअसल दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने डीजल में प्रति लीटर 10 और पेट्रोल में प्रति लीटर 5 रुपए की कटौती की है। इसके बाद बीजेपी शासित प्रदेशों में सरकारों के द्वारा राज्य सरकार द्वारा वसूले जा रहे शुल्क में भी कटौती की गई, लेकिन झारखंड में कोई राहत नहीं मिली है और इसी को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। परंतु ये जो झारखंड सरकार है, जो लगातार हम पर वृद्धि दर का आरोप लगा रही थी, महंगाई का आरोप लगा रही थी, अपनी सारी नाकामियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ठोकने का काम कर रही थी। आज हम मोदी जी के आग्रह के बावजूद ना इन्होंने वैट घटाया ना सेस घटाया है। आज भी झारखंड सरकार पेट्रोल पर 22% वैट और 1 रुपया से रही है। हमारा यह मांग है कि यथाशीघ्र झारखंड सरकार भी अपने राज्य में सेस और वैट को घटाकर जनता को लाभ पहुंचाने का काम करे। और देखिए, जेपीएससी पीटी का रिजल्ट विवादों में है। खास बात यह है कि क्रम से पास होने वाले अभ्यर्थी झारखंड के 3 जिलों साहिबगंज, लोहरदगा और लातेहार से बिलोंग करते हैं। लोहरदगा के एमएलए महिला इंटर कॉलेज में परीक्षा सेंटर बनाया गया था, जिसमें 16 अभ्यर्थी क्रम से पास हुए। न्यूज 18 ने जब मामले की पड़ताल की तो ये बात सामने आ गई कि इसी सेंटर से कई विद्यार्थी पास हुए हैं। लोहरदगा का ये परीक्षा केंद्र विवादों में है। आपको बता दें कि कई छात्र संगठन और विपक्ष में रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। का जो मेहनत है, उस सरकार के लापरवाही एवं कुरीतियां पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। हम आप साफ साफ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज कई ऐसे संस्थान जो बदनाम हो रहे हैं, और उसमें आप देख लीजिए हमारा लोहरदगा भी है। दुर्भाग्य का बात है, एक तो मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है वहाँ है, हमारे एक वित्त मंत्री का क्षेत्र है, वहाँ से इस तरह की घटना होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे झारखंड के युवा हैं, यह पूरी तरह से कहा जाए उसे छला गया है। लोहरदगा के उसी सेंटर पे मौजूद है। ये लोहरदगा का महिला महाविद्यालय है, जिस पर सेंटर बनाए गए थे। 384 बच्चे के लिए यह सेंटर बनी थी, और इस पर एक कमरा था जिस पर 24 विद्यार्थी बैठे थे झारखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा देने के लिए, जिसमें से क्रमानुसार 16 बच्चे पास हुए, जिसके बाद से रिजल्ट काफ़ी वायरल हुआ। बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि ये आगे जांच का विषय बनता है या फिर इस पर राज्य सरकार जांच करवाती है। जांच के बाद इस पर क्या नतीजे आते हैं। आकाश साहू, न्यूज 18, लोहरदगा। वहीं देवघर में छठ महापर्व की तैयारी में लोग जुट गए हैं। बाजार में छठ का सामान, सूप और डाला समेत कई बांस का सामान खरीद रहे हैं। दीपावली के बाद बाजारों में लोगों की भीड़ जुट रही है और छठ की खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में शहर से लेकर गांव तक के लोग पहुंच रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसे भुनाने में ऑनलाइन कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। तैयारियां पूरी करवाने में टॉप ऑनलाइन कंपनियां ग्राहकों का साथ दे रही हैं। ये कंपनियां छठ को लेकर लोकल मार्केट की सारी पूजन सामग्रियां बेच रही हैं और कई तरह के ऑफर्स भी दे रही हैं। ऑनलाइन कंपनियों की डिमांड से रांची से सटे कई गांव में बांस का सामान बनाने वाले कारीगर काफी खुश हैं।
कंपनियों के साथ साथ इनके बांस के सामानों की लोकल बाजार में भी काफी डिमांड है। डिमांड अधिक होने से कारीगरों की कमाई भी अच्छी खासी हो रही है। चल रहा है 160 रुपये खांचा का, सूप का 150 चल रहा है। बढ़िया तो चल रहा है। ऑनलाइन बिक्री हो रही सब? हाँ। वाह, पूरा बिक्री हो रहा है। हाँ। अधिकतर अभी तो ऑनलाइन पहले बिक्री होता था, लेकिन अभी छठ बोल के छठ जो चल रहा है ना, उसका लेकर के बाजार में बहुत पूरा ही है सामान सब। जैसे हम लोग अभी पूरा महिला दीदी सब मिल के ही ग्रुप में ही हम लोग काम करते हैं अभी सब मिल के। और साहेबगंज में लोग छठ महापर्व की तैयारी में जुट गए हैं। गंगा तट की साफ सफाई में नगर परिषद जुट गया है। घाटों को ठीक किया जा रहा है। हालांकि तालाबों की साफ सफाई की रफ्तार धीमी है। घाटों पर डस्ट डालने का इंतजाम भी किया जा रहा है। वहीं गंगा घाटों पर कोविड वैक्सीनेशन कैंप भी लगा है। और बिना खाए पिए सफाई अभियान का पूरा नीचे जनता घाट से लेके जो भी अपना नगर परिषद क्षेत्र में जितनी भी घाट है सारा का मुआयना कर रहे हैं और अपने स्तर से ही एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं और सफाई के लिए पूरा एकदम जी जान से मेहनत में किए हैं। सारे छठ घाट की सफाई करा रही हैं जो नगर परिषद क्षेत्र में है, और बैरिकेटिंग भी करा रही हैं क्योंकि धार तेज है। उसके बाद ब्लीचिंग वगैरह भी हमारे द्वारा करवाया जाएगा। मेरे द्वारा सभी नगर परिषद वासियों से अपील है कि कोविड वैक्सीन लेकर ही छठ घाट में आए। वहीं रामगढ़ में छठ महापर्व को लेकर दामोदर नदी घाट की साफ सफाई का काम अब तक नहीं शुरू हुआ है। घाट पर गंदगी का अंबार लगा है और रास्ता भी उबड़ खाबड़ है। रामगढ़ के सयाल पंचायत के साथ हजारीबाग के उरीमारी और गरसुलल पंचायत के हजारों छठ व्रती यहां अर्घ देने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में घाट की सफाई शुरू नहीं होना कई सवाल खड़े करती है। तो कि अभी तक छठ घाट का किसी भी प्रकार का व्यवस्था यहाँ पर गड्ढा चारों साइड से है, न किसी प्रकार का सफाई का व्यवस्था किया गया है। हम चाहेंगे यहाँ के मुखिया से और साथ साथ प्रशासनिक की ओर से भी कि यहाँ पर सही ढंग से जैसे कि पिछले 5 वर्षों और चूँकि जो छठ पर्व है, छठ महापर्व आस्था का पर्व है और सामाजिक पर्व है, इसके तहत हम लोग कोशिश में ये है कि जो छठ घाट है उसको बेहतर किया जाए और बेहतर बनाया जाए ताकि हमारे श्रद्धालुगण और छठ व्रती लोग जो आए उसमें किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना। वहीं गिरिडीह में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर डीसी और सदर एसडीओ ने जिले के सबसे प्रमुख अर्गा घाट सहित गिरिडीह के सभी प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की भी जानकारी ली और सभी से कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए छठ पर्व मनाने की अपील की। जहाँ जहाँ पे सफाई की ज़रूरत है वहाँ अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से जेसीबी मशीन तथा अन्य तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो इन सभी माध्यमों से अगले 1 सप्ताह में छठ पूजा शुरुआत होने के पहले पूरी साफ़ सफाई करा दी जाएगी ताकि सभी छठ व्रती पर्वतियों को एक अच्छा सुगमता के साथ घाट उपलब्ध हो और वो महापर्व छठ को संपन्न कराने में सुविधा महसूस कर सकें। रामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में छठ महापर्व को लेकर उत्साह का माहौल है। पतरातू प्रखंड के सौंदा बस्ती में भी छठ महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहां पर तालाब में छठ घाट की साफ सफाई, रंग रोगन का काम शुरू कर दिया गया है। ग्राम पंचायत के माध्यम से छठ घाट की साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। यहां पर लाइटिंग और छठ व्रतियों के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से हमारे संवाददाता जावेद खान। पतरातू प्रखंड के सौंदा बस्ती में शहरों में छठ महापर्व को लेकर साफ सफाई की क्या स्थिति है, न्यूज़ 18 के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में छठ महापर्व को लेकर क्या तैयारी चल रही है वो कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। अभी सौंदा बस्ती छठ घाट पर मैं हूं और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है। साफ़ सफाई काफ़ी यहां पर चल रहा है। अभी लगातार यहां पर साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है। अभी हम यहां बात कराते हैं आपको यहां के मुखिया से, वो बताएंगे कि किस तरह का साफ़ सफाई
यहाँ पर छठ महापर्व को लेकर किया जा रहा है, बताएं। छठ पर्व को देखते हुए पूरे गांव को साफ कराया जा रहा है, हर गली नाली को साफ करवाया जा रहा है, छठवर्तियों के आने वाले रास्तों को साफ करवाया जा रहा है और छठ घाट सौंदा बस्ती तालाब का जो छठ घाट है उसे पूरी तरह से साफ करवाया जा रहा है। घाट को पेंट भी करवाया जाएगा और जहाँ भी गंदगी है उसे साफ करवाया जा रहा है। बिजली और लाइट की पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो आपने सुना और आपको बताना चाहेंगे कि सौंदा बस्ती में छठ महापर्व के अवसर पर हजारों छठव्रती यहाँ पर जुटते हैं और उगते और डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से काफ़ी अच्छा आकर्षक ढंग से छठ घाट की साफ सफाई चल रही है। पेंटिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। अब देख सकते हैं रास्ते की साफ सफाई भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में छठ महापर्व को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ सौंदा बस्ती छठ घाट पर। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे जाने माने एमएसएमई एक्सपर्ट विनायक नाथ। इस श्रृंखला में विनायक नाथ से जानिए एमएसएमई के लिए आईटी टूल्स क्यों हैं जरूरी। आईटीएस सर्विसेज जो होती हैं वो आज की डेट में एक ऐसी अनिवार्यता बन चुकी हैं जो हर कंपनी के लिए कंपलसरी हैं। हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर एमएसएमई जो कंपनियां हैं वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देती। उनका ट्रेडिशनल मार्केटिंग टूल्स होते हैं, उनके ट्रेडिशनल रिकॉर्ड कीपिंग टूल्स होते हैं, उनके ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे एक्सेल शीट पे बनाना, फाइलों को रिकॉर्ड में रखना, फिजिकल कॉपी रखना और उसका एक डिजिटल कॉपी सॉफ्ट कॉपी बना के भी रखना। लेकिन आज की डेट में आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जो होती हैं जैसे कि CRM टूल्स का होना, जैसे कि डिजिटल फॉर्म्स का होना, जैसे कि मार्केटिंग एनालिटिकल टूल्स का कोलैबोरेशन होना आपके डेटा एनालिटिक्स टीम के साथ, इन पे काम नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एमएसएमई इनके ऊपर ध्यान देगी तो ये बहुत अच्छा एरिया है जहां हम काम कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि आईटीएस की समझ के लिए हमें उस प्रकार के रिसोर्सों को हायर करना होगा जो इसको टेक्निकली समझते हों और उसके अलावा इस पे काम करने का समझ रखते हों। एमएसएमई के अंदर CRM टूल्स, सेल्स टूल्स, क्लाइंट कनेक्टिंग टूल्स का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर सुनने को मिलता है। अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास सबसे बड़े जो 3 फायदे निकल के आते हैं वो है रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स मिलेगी, उसके साथ साथ हमारी कॉस्ट ROI जो है वो बेहतर होगी और तीसरा हमारा क्लाइंट हमसे क्या चाहता है, कब चाहता है और किस तरह से चाहता है इसकी जानकारी हमको जल्दी से जल्दी उपलब्ध होगी और जो रिकॉर्ड अपने आप डिजिटली बनते चलेंगे। चैलेंज है उन लोगों के लिए जो इस पे काम तो कर रहे हैं लेकिन इसकी समझ नहीं रखते, इसीलिए वो उसको आज एक्सेल शीट में, सॉफ्ट कॉपी में या फाइलों में बना रहे हैं और उसके बाद समझने के लिए प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। जबकि यही चीज़ अगर हम डिजिटली इनेबल्ड कर दें, आईटी इनेबल्ड कर दें तो वो हमको इंस्टेंट में दिखती रहेगी और हम रोज 10 मिनट से 15 मिनट समय लगाकर आईटी इनेबल्ड सर्विसेज डैशबोर्ड्स के माध्यम से अपनी आज के दिन की किस प्रकार से कार्यप्रणाली रही है और किस प्रकार से हमने अपनी बिजनेस की उपयोगिता बढ़ाई है, सेल्स बढ़ाई है और कितना अपने आप को एफिशिएंट बनाया है, देखते रह सकते हैं रोज। और हाल में अखबारों की रिपोर्ट्स की वजह से अनचाहे और आधारहीन अफवाह सोशल मीडिया में उड़ी कि अंबानी परिवार की आंशिक तौर पर लंदन के स्टोक पार्क में रहने की योजना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह साफ किया है कि चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार का लंदन या दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से में रहने या बसने की योजना नहीं है। रिलायंस ग्रुप की कंपनी RIIHL ने स्टोक पार्क एस्टेट का अधिग्रहण किया है। इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को स्थानीय गाइडलाइन और नियमों का पालन करते हुए प्रीमियर गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिसोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना है। यह अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप के तेजी से बढ़ते कंज्यूमर बिजनेस में एक और नया कदम है। साथ ही ये भारतीय हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के कदम को वैश्विक स्तर पर बढ़ाएगा। हम अपने फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं जिन्होंने महामारी के दौरान पूरी तत्परता से सेवा भाव दिखाया, लेकिन इस जंग में सिर्फ यही अकेले नहीं थे। फ्रंटलाइन कर्मी भी इस जंग में अपना पूरा सहयोग दे रहे थे, जिन्होंने खुद से अपने
खुद से पहले अपने काम को आगे रखा और सभी के काम को आसान बनाया। वैक्सीनेशन को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने मुलाकात की कालूराम भाटी से, जो वैक्सीनेशन कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं। इन्होंने अपने काम से आगे बढ़कर समर्पण दिखाया और इसलिए ये है हमारे संजीवनी चैंपियन। जोधपुर शहर में कालूराम भाटी काम करने पहुंच गए हैं। इनकी जिम्मेदारी कोविड टीकाकरण के सत्रों को सुपरवाइज करना है। कोविड के टाइम में डाटा एंट्री का काम किया था, कोविड की सर्वे रिपोर्टें भेजना, सर्वे टीमों को भेजना, व सर्वे टीमें बनाना दिल्ली की और उनके साथ जाके सुपरवाइजिंग करना, और अभी मैं कोविड वैक्सीनेशन में सुपरवाइजिंग का कार्य कर रहा हूँ। महज 2 साल की उम्र में कालूराम पोलियो से संक्रमित हो गए थे और तब से वो कभी चल नहीं पाए। मैं अपने आप को एक सक्षम व्यक्ति मानता हूँ और जो भी काम होता है मैं अच्छे सक्षम आदमी से ज़्यादा काम कर लेता हूँ, ये मेरी क्षमता है और मैं खुद सोचता हूँ कि सक्षम आदमी से अच्छा काम करूँ, और मैंने वो कोविड में किया था। तो जो भी मैं जन सेवा के लिए जो भी जनता के तो जो भी काम मुझे दिया जाता है वो मैं पूर्ण रूप से करता हूँ, और लगन है कि भाई ये काम पूर्ण रूप से करके देना है, जनता की सेवा करने का काम है। अपने 2 लेग हैं, अपन चल के भी इतना नहीं कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और एक बहुत ज़्यादा ये इंस्पिरेशन मिला है कि हमें भी ऐसा हार्ड वर्क करना चाहिए। सिर्फ फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी ही अकेले नहीं थे जो महामारी के दौरान लोगों की सेवा में जुटे थे, बल्कि कालूराम भी हमें प्रेरणा देते हैं। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की सेवा करने के लिए, कभी छुट्टी न लेने के लिए कालूराम हमारे संजीवनी चैंपियन हैं। तो हमारे जी की पर्सन हुआ करते हैं, ऐसे लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं, लेकिन इनकी वजह से ही ये प्रोग्राम सक्सेस हो पा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी का ये उसूल है कि खामोशी से बनाते रहो अपनी पहचान, हवा खुद गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।